आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको 20-30 सेकंड की कुछ स्लाइड्स दिखा रहे हैं। आप इनको देखिए। इनमें क्रॉस एग्जामिनेशन के वे प्रश्न लिखे हुए हैं जो हमने अपने क्लाइंट के लिए तैयार किए थे। उसके लिए ये सवाल शिकायतकर्ता पक्ष से पूछे गए थे। शिकायतकर्ता पक्ष खुद कह गया कि संबंधित शादी में कोई भी दहेज, गिफ्ट आदि नहीं दिया गया था। उन्होंने फोटोज दिखाए, उन्होंने वीडियोज दिखाए, लेकिन हमने उन सभी को अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों से काट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आज आया है, उस जजमेंट से हमने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कई साल पहले ये सवाल पूछ लिए थे। आज हमारा क्लाइंट हमारे पूछे गए सवालों के आधार पर सुरक्षित है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो आज भी असुरक्षित हैं। ऐसे ही एक असुरक्षित क्लाइंट की कहानी आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उभरकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अभी बिल्कुल ताजा फैसला है कि यदि 498A 406 आईपीसी के केस में आरोपी बरी भी हो जाए तो जितना दहेज लिया था वह सारा का सारा उसको लौटाना होगा। पत्नी को लौटाना होगा और यदि पत्नी ना हो तो उसके माता पिता को लौटाना होगा। 498A 406 आईपीसी के एक केस में पति बरी हो गया था, बाद में पत्नी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद पत्नी की माता ने सेक्शन 6 डीपी एक्ट में, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में ट्रायल कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाई कि शादी के समय आरोपी को जो भी दहेज दिया गया था वह दहेज अब पत्नी की माता को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि आरोपी पति दहेज मांगने के आरोप से पहले ही बरी किया जा चुका है, तो ऐसे में दहेज का सामान लौटाने की पत्नी की माता द्वारा लगाई गई यह एप्लीकेशन भी मेंटेनेबल नहीं है। पत्नी की माता ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन लगाई, तो हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही था और हाई कोर्ट ने वह रिवीजन डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट से निराश होने के बाद आरोपी की सास, इस केस की जो पेटिशनर है, वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है। आज के केस का नाम है निर्मला चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह SLP क्रिमिनल नंबर 7899 ऑफ 2024 थी, जिसे जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 9 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया था। इस सारे मामले को समझने के लिए कानून के ऊपर एक बार निगाह साजी करनी होगी। जब भी किसी शादीशुदा पुरुष पर दहेज का आरोप लगाया जाता है तो पुलिस उस दहेज के लिए क्रूरता करने का सेक्शन 498A आईपीसी लगाती है। पत्नी के धन को हड़प लेने का, अपना बना लेने का सेक्शन 406 आईपीसी लगाती है तथा इसके साथ ही डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 भी लगा दिया जाता है। सेक्शन 3 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में दहेज लेने और देने के लिए सजा का प्रावधान है, जबकि सेक्शन 4 में दहेज की मांग करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसी डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार दहेज हमेशा पत्नी के लिए होता है और यदि पत्नी ना हो तो उसके बाद उसके लीगल एयर्स को वह दहेज का सामान दिया जाता है, उन्हीं का वह सामान हो जाता है। सेक्शन 6 में ही लिखा हुआ है कि यदि मरने वाली पत्नी के बच्चे ना हो तो यह दहेज की संपत्ति उसके माता पिता की होगी, पत्नी के माता पिता की, और यदि बच्चे हैं तो उन बच्चों की होगी। यह निर्मला चौहान जो इस केस में पेटिशनर है, आरोपी की सास और मृत पत्नी की माता थी। इसका कहना था कि उसकी मृत बेटी यानी आरोपी की पत्नी की संतान तो थी नहीं, इसलिए उस मृत पत्नी को मिले दहेज की हकदार यह माता निर्मला चौहान बन जाती है। इसीलिए उसने मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाई थी कि मृत पत्नी का जो भी दहेज है वो अब मुझे वापस दिलवा दिया जाए। सेक्शन 7 डीपी एक्ट, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक ये जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6, ये सारे के सारे एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चलाए जा सकते हैं और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही, या पुराने समय में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे, वही इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। जैसे ही मृत पत्नी की माता ने मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाई तो मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई किए बिना ही उसको खारिज कर दिया और यह ग्राउंड बताया कि आरोपी पति का मुकदमा समाप्त हो चुका है,
जिसमें वह बरी हो चुका है। प्रोसिक्यूशन आरोपी के खिलाफ कोई चार्ज प्रूव नहीं कर पाया, तो अब दोबारा से यह मामला शुरू करना बनता नहीं है, इसको हम शुरू नहीं करेंगे। और यह कहते हुए मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल ट्रायल में आरोपी के बरी होने के बावजूद दहेज की संपत्ति को पत्नी के लीगल एयर्स को लौटाए जाने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। दहेज का सामान मांगने से या बिना मांगे भी दिया गया हो तो वह मृत पत्नी के रिश्तेदारों, लीगल एयर्स यानी उसके बच्चों या माता पिता को लौटाया जाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में जो कहा था वह हम आपके सामने दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और आपको उसका हिंदी अर्थ बता रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इस वर्तमान केस की परिस्थितियों में एप्लीकेंट माता, जो निर्मला चौहान थी, एप्लीकेंट माता एक स्वाभाविक हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मैटर को दोबारा से हाई कोर्ट के पास भेज दिया कि इस एप्लीकेशन की सुनवाई गुणदोष के आधार पर की जाए और दोबारा से इसको डिसाइड किया जाए। यहां इस पॉइंट पर यह वीडियो समाप्त नहीं होती है बल्कि शुरू होती है। यदि कानून में एक प्रावधान दिया गया है तो वह कोर्ट के द्वारा लागू भी होगा। एक कोर्ट मना कर देगी तो उसकी ऊपर वाली कोर्ट उसे लागू करवाएगी। सेक्शन 6 में यदि यह दहेज का सामान पत्नी के हक में आता है या उसके लीगल एयर्स के हक में आता है तो यदि एक कोर्ट नहीं देगी तो दूसरी कोर्ट देगी, यह तो लागू होना है। यहां इसको लागू करवाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन मूल सवाल है कि इस झगड़े को छोड़ा ही क्यों गया था। जिस समय पत्नी के रिश्तेदारों का ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, उसी समय डिफेंस काउंसिल ने अपने क्रॉस में यह क्यों नहीं दिखाया कि विवाह के समय कोई दहेज लिया दिया नहीं गया था। वकील साहब को अपने क्रॉस के द्वारा यह दिखाना चाहिए था कि आरोपी तथा शिकायतकर्ता पत्नी की शादी बिना दहेज के, बिना दिखावे के हुई थी। इस दान दहेज के आरोप को क्रॉस में ही क्यों नेस्तनाबूद नहीं किया गया था। यह सवाल हमें लगता है कि एक बहुत वाजिब सवाल है और हम लोगों को आपस में करना चाहिए। यहां आप लोग पूछ सकते हो कि आरोप तो पत्नी पक्ष ने लगाया था, इसमें पति पक्ष का क्या दोष है। पति के एडवोकेट ने यदि सही क्रॉस ना किया होता तो पति कैसे बरी हो पाता। यहां तक आपकी बात सही है, लेकिन जब भी 498A 406 आईपीसी के मुकदमे में क्रॉस किया जाता है तो वकील साहिबान अपने क्रॉस का सारा जोर केवल आईपीसी के ऊपर लगा देते हैं। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो दो छोटे छोटे सेक्शंस लगे हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डीपी एक्ट, उनको भूल जाते हैं। यह डॉवरी एक्ट वाला कानून देखने में बेशक छोटा लगता है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत बड़े होते हैं। बहुत कम आरोपी और बहुत कम यंग एडवोकेट जानते हैं कि पोक्सो एक्ट की तरह ही डॉवरी एक्ट में भी एक आरोपी के खिलाफ कानून की प्रिजम्पशन होती है और कानून यह मानकर चलता है कि आरोपी ने उस समय पर यह अपराध किया था। आरोपी को अपने एविडेंस के द्वारा यह दिखाना होता है कि वह निर्दोष है, जैसे कि वह पोक्सो एक्ट में दिखाया करता है। यहां फिर पूछ सकते हो कि सारी बात सही है, पर डॉवरी एक्ट पर क्रॉस करते समय ऐसा क्या पूछा जाए कि सारे संबंधित आरोप नष्ट हो जाएं। डॉवरी एक्ट का कोई भी लेना देना बाकी ना बचे, जिससे इस तरह की सेक्शन 6 की एप्लीकेशंस बाद में लगते फिरें। तो हम बताते हैं कि हम जब अपने क्लाइंट्स के क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं तो उनमें सवालों का एक पूरा सेक्शन इन्हीं प्रश्नों के ऊपर बनाकर रखते हैं। इन सवालों से डॉवरी एक्ट के सब आरोप नष्ट हो जाते हैं। ये पूरी बात हम अपने क्रॉस के दौरान शिकायतकर्ता पत्नी पक्ष के मुंह से कहलवा लेते हैं। पत्नी पक्ष का मतलब पत्नी, उसकी माता, उसका पिता, उसके भाई बहन, इन सब के मुंह से कहलवा लेते हैं। ऐसे में जब खुद शिकायतकर्ता पक्ष ही कह दे तो फिर सेक्शन 6 डीपी एक्ट की एप्लीकेशन कौन लगाएगा और कौन उसे हाई कोर्ट लेकर जाएगा। इसी बात को दिखाने के लिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको वे स्लाइड्स दिखाई थी जिनमें आपने देखा होगा कि सवाल लिखे हुए हैं। आप देखिए कि ये सवाल हमने क्लाइंट की तरफ से पत्नी पक्ष को पूछे थे। वही क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पर ही आप सेक्शन 6 डीपी एक्ट की भविष्य की सारी आशंकाओं को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे सवाल इस डीपी एक्ट वाले सेक्शंस में लिखे हुए हैं। हमने 2024 में अलग अलग राज्यों के 15 एडवोकेट्स के साथ मिलकर
एक एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का ट्रायल किया था। इसमें हमने अपने पार्टनर एडवोकेट्स को कहा था कि वे केवल बैठकर हमें केस की भीतरी संरचना, उसके तथ्य और फैक्ट्स आदि को समझा दें। बाकी सारा काम जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गुमेंट्स वगैरह इंडियन लीगल सिस्टम को करने दें। उन साथी एडवोकेट्स ने जिन्होंने पार्टनरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाया है, उन्होंने इसे स्वीकार किया। वे लोग साथी एडवोकेट से पार्टनर एडवोकेट्स बन गए। उन पार्टनर एडवोकेट्स ने बताया कि इससे जहां एक और उन्हें कम मेहनत करनी पड़ी, वहीं उनके काम की गुणवत्ता में सुधार आया, उनकी जीत का प्रतिशत और उनकी आय कई गुना बढ़ गई। एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का मूल मंत्र है, मेहनत हमारी और योजना आपकी। आओ मिलकर इसे बेहतरीन बनाएं। इस भारी कंपटीशन के टाइम में आपको भी स्मार्ट तो होना ही होगा। यह कार्यक्रम सफल हुआ तो हमने इस एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को अपने सब एडवोकेट मेंबर्स के लिए ऑफर कर दिया है। इंडियन लीगल सिस्टम का एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो साथी एडवोकेट्स हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम अपने पार्टनर एडवोकेट्स बनाने को आगे बढ़ चलेंगे।